जैसे आजकल ये जो ऑनलाइन प्रोडक्ट बिल्कुल उसमें जैसे लोग फोन कर देते हैं या फिर उन्होंने आपकी कोई वीडियो बना दी, आजकल ये चल रहा है जैसे बिल्कुल बिल्कुल वीडियो बना के आपको ब्लैकमेल करने लग गया। उस टाइम बंदे को समझ नहीं आता, अब वो ऑनलाइन पैसे मंगा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से 100 में से कोई 1% बंदा होगा जो कंप्लेंट नहीं जाता होगा। बिल्कुल ठीक है कि भाई मेरे तो पीछे कोई नहीं है, हाँ हाँ मैं तो जाके ये कंप्लेंट कर दी। उसने कर दी और तब वो बंदा पकड़ा गया। तो उस पर कौन सी धाराएं लगती हैं? देखो धाराएं सेम होंगी, आप समझो। अगर ऑनलाइन ठगी हो रही है तो यहाँ पर आईटी एक्ट आ जाता है। अच्छा, 66D सेक्शन यहाँ पे इन्वोक हो जाता है। और जो सेक्शन 420 वाला 318 वाला सेक्शन लगता ही है, वो 120 भी या 61 सेक्शन भी लग जाता है। अगर फॉर्ज अकाउंट था तो यहाँ पर 467-68 भी लग जाएगा या फिर 336-338 लग जाएगा। तो डिपेंड करता है किस तरह से चीटिंग की गई, उसको एग्जीक्यूट कैसे किया गया, अंजाम तक कैसे पहुंचाया। अब दोस्तों बात क्या होता है इसके अंदर, मैंने बहुत बार देखा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना, मान लीजिए एक बंदा बोलता है कि यार मेरे अकाउंट में टोटल 10,000 रुपए आए हैं और पुलिस नोटिस भेज रही है। मैं उड़ीसा रहता हूं, मैं दिल्ली आने जाने में 25,000 खर्च कर दूंगा, तो दिल्ली क्यों हूं मैं? और वो नोटिस का अवेल ना कर रहा है, पुलिस उठा के जेल भेज देगी उसे। अब एक आदमी बोलता है कि भाई छोटा हो या बड़ा हो, मैंने बोला क्राइम होता है, किस सेक्शन के अंदर आपका वो केस दर्ज हुआ आपको ये समझना पड़ेगा। अभी रिसेंट में हमारा क्लाइंट था, उसको हम आगरा लेकर गए थे ज्वाइन कराना इन्वेस्टिगेशन। तो मामला इतना बड़ा नहीं था, बट जो क्रोनोलॉजी दिख रही थी उसके अंदर, उसमें उसका डायरेक्ट नाम था। इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करवाई तो उसको अरेस्ट करने के लिए स्ट्रॉन्ग रीजन देना पड़ता है पुलिस वाले को। उसको वहां छोड़ दिया। उसने मुझे बताया नहीं था, उस पर 2 केस पहले से नोटिस आ रखे थे दूसरे स्टेट के। अच्छा, उसने आकर किसी ने गलत एडवाइस की और उसने जाकर वहां बैंगलोर में जाके एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, बेल डिसमिस हो गई। अब आगरा वालों ने दोबारा उसको बुलाया, अब ना वो आगरा जा पा रहा है ना बैंगलोर जा सकता है, और 3rd केस में भी अरेस्ट होगा। अच्छा, तो होता क्या कि मान लीजिए एक आदमी घूम रहा है, एक आदमी गया और उसने 2 आदमी चल रहे हैं, एक आदमी चल जाते उसके पैर में कांच लग गया, बहुत सारा ब्लड आ गया, वो गया यार ये चोट लगी मेरे, अपने ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर पैसा दे के आ गया। एक आदमी जाता है खुद पैर मारता है, चोट मार लेता है, डॉक्टर के पास जाता है। बात ये नहीं है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बात ये भी नहीं है मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया, बात यह है चोट लगी है, उसका ट्रीटमेंट तरीके से ही होगा। डॉक्टर अपनी फीस लेगा ही लेगा, दवाई तेरे को देगा ही देगा। अब तुम सोच रहे हो नहीं अमाउंट बहुत छोटा है, मैं तो निकल जाऊंगा, ऐसा होगा वैसा होगा, बहुत कम लोग निकल पाते हैं, ज्यादातर लोग जेल के पीछे पहुंच जाते हैं। कम से कम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा तो बनना ही पड़ेगा, बनोगे ही उसके इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा। उसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अब आपको छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता। तो अभी जैसे ये एक बार चार्जशीट फाइल होगी, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है कोर्ट में? देखिए चार्जशीट जब फाइल होती है ना, पहले तो मैं सभी को बोलता हूँ, खास करके चीटिंग के मामलों में, कि चीटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं आज, तो चीटिंग के मामलों में जैसे ही आपको नोटिस आया इमीडिएटली जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करो। मैं आऊंगा चार्जशीट पर भी, अभी पहले पूरा प्रोसेस बता दूं इसका। सबसे बेनिफिट भी होता होगा कि आप खुद इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो पुलिस वाले वो खुद सोचते हैं कि इसने इतना बड़ा अपराध किया नहीं, अपराध किया नहीं होगा इसने, इसीलिए बंदा यहाँ पर आया है। और वैसे अपने देश का कानून क्या बोलता है, देश ये पुलिस वाले नहीं सोचते, देश का कानून ये बोलता है किसी भी इंसान का जब किसी क्राइम में नाम आता है ना, तो उसको उठाकर जेल भेजते हैं। जेल क्यों भेजते हैं? इसलिए नहीं उसने अपराध किया है, इसलिए भेजते हैं कि उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है। वो गवाहों को धमका सकता है, वो एविडेंसेस के साथ में छेड़छाड़ कर सकता है, वो देश छोड़ के भाग सकता है। उसको इन चीजों को रोकने के लिए प्यूनिटिव एक्शन लिया जाता है, और वो प्रिवेंटिव भी एक्शन होता है इसी के अंदर, रोकने के लिए उसको जेल भेज देते हैं। पर जब इन्वेस्टिगेशन पूरी कंप्लीट हो गई तो छोड़ो ना उसको, क्योंकि एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो छोड़ना पड़ेगा उसको। तो यहां पर जैसे ही आपने ज्वाइन की इन्वेस्टिगेशन और पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जैसे ही मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया, इमीडिएटली बेल पे आर्गुमेंट करो अपने वकील साहब। बेल पे भी स्टेप बाय स्टेप जाता है। हाँ जी, पहले एमएम में बिल्कुल नहीं, बात ये नहीं एमएम पे कब, बात ये है कि ये क्रोनोलॉजी तो यही बनेगी, सिस्टम तो यही बनेगा, स्टेप तो यही बनेंगे। पहले नीचे आओगे, सीएमएम के पास आओगे, फिर सेशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। पर जैसे यहाँ पर अगर डिग्री ग्रेटर डिग्री हो गई, जैसे मध्य प्रदेश की बात करूं तो चीटिंग के जो मामले होते हैं 467 के या 338, 336 के, तो ट्रायल बाय सेशंस है। तो वहां पर तो आप सीएमएम जा ही नहीं पाओगे। हाँ, एक स्टेप कट गया आपका, एक स्टेप तो कट गया वहां से। तो होता क्या है कि देखना पड़ता है कि ट्रायल बाय किसका है, ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट है, ट्रायल बाय सेशंस है। अगर सेशंस है तो आपकी बेल लगनी शुरू वहीं से होगी। जैसे एंटीसिपेटरी बेल है ना, एंटीसिपेटरी बेल को कभी भी मजिस्ट्रेट के पास नहीं लगाया जाता। अच्छा, उसकी जुरिस्डिक्शन पहले बनती है सेशंस कोर्ट के पास, फिर बनती है हाई कोर्ट के पास, फिर बनती है सुप्रीम कोर्ट के पास। आप एमएम के पास नहीं जाओगे। पर अगर आपको अरेस्ट कर लिया और उसकी जुरिस्डिक्शन एमएम के पास ही है या फिर नहीं भी है,
और वहां पे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको नहीं दिए, तो पेश करते ही आपके वकील साहब छुड़ा के ले जाएंगे आपको, चाहे अपराध कितना भी सीरियस हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं, वो चीजें जो आपको नहीं पता वो चीजें आपके वकील साहब ही आपको बताएंगे। आप अपने वकील साहब से मिलो, केस को डिस्कस करो, केस में क्या सेक्शन से बताओ, क्यों वो अपराध में आपका नाम आया वो बताओ, ताकि वो अपने ग्राउंड्स तैयार कर सके। तो इसमें तो जो आईओ होता होगा उसके साथ भी उसका भी क्रॉस होता होगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है, कंप्लेंट तो क्रॉस सबका होगा। एक केस बन गया, केस में हर एक गवाह बहुत कीमती है, हर एक डॉक्यूमेंट बहुत कीमती है, फिर चाहे वो आईओ हो, चाहे आईओ के नीचे और भी लोग। जब एक रेड मारती है पुलिस वाले, जगह रेड मारते हैं, तो रेड मारने में अकेला पुलिस वाला थोड़ी होता है, एक उस साथ उसकी टीम होती है, 4-5-6 लोग होते हैं, वो सब लोग गवाह बनते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक पुलिस वाले ने आपको कहीं से उठाया और आपको बोला कि आपके पास से हेरोइन मिली है, तो हेरोइन आपके पास से मिली है तो वीडियोग्राफी होगी, पहले आपको सर्च तभी करेंगे ये लोग, 50 का नोटिस देंगे एनडीपीएस में, उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट विटनेस होने चाहिए। बस ये नहीं कि पुलिस ने बोल दिया हेरोइन मिली, बात खत्म, ऐसा नहीं होता कि वहां पकड़ा दी कि भाई ये हाँ, ना 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 ना, पुलिस की बोलते ना कि एनी स्टेटमेंट गिवन बिफोर द पुलिस इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट, ऐसे बोलते हैं। बट ऐसा होता है जैसे किसी को अरेस्ट कर लिया और उससे जबरदस्ती को साइन करा लिया और कोर्ट ने वो कर दिया, अगर वो बंदा एक्यूज्ड उस टाइम कोर्ट में जाके बोल दे कि मेरे से जबरदस्ती साइन कराया, होता है ऐसा, तो पुलिस की गवाही होता है नहीं, ऐसा बहुत बार होता है। पुलिस किसी भी बहका फुसलाकर, आपको बहला फुसलाकर स्टेटमेंट लेती है, धमका के लेती है, किसी प्रलोभन में लेती है स्टेटमेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कोर्ट में। अच्छा, अगर उसने बोला, जैसे आपने उसको एक मर्डर, कोई भी एक बंदा एक्यूज है, मैं पुलिस वाला हूँ, आप भी पुलिस वाले हो, और मैं उसको डराया धमका, थोड़ा मारा पीटा, उसने नहीं बोला, मैं बाहर चला गया, अब आपने उसको बोला भाई ऐसा है तो कुछ मत कर, तू सिर्फ ये बता दे जो मारा था, तुम 3 लोग थे, तुमने गोली मारी है उसको, पिस्टल कहाँ छुपाई है, तू ये बता, मैं तेरे को छोड़ दूंगा, गारंटी है मेरी, वो तो बाकी 2 को देख लेंगे, हमने पिक्चरों में भी देखा है ना। होता है। तो वो जाके अब डिस्कवर करवाता है कि कहां पड़ी है पिस्टल। तो अभी तक जो उसने बोला वो एडमिसिबल नहीं था, अब जो स्टेटमेंट जो भी पुलिस सामने दी है वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाती है। और कोर्ट का एक बड़ा सिंपल सिद्धांत है कि जो जिस बात को बोलेगा वही प्रूव करेगा। ऐसे केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ स्टेट के ऊपर होता है। स्टेट प्रूव करे कि चीटिंग हुई है, स्टेट प्रूव करे कि कोई भी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ है, स्टेट प्रूव करेगी कि फॉर्जरी हुई है। ये काम मेरा नहीं है कि मैं बताऊं कि नहीं मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सुना है कि जिसने कंप्लेंट लिखवाई है कोर्ट में जब वो गवाही दे रहा होता है तो वो कंप्लेंट की कॉपी साथ लेके अंदर नहीं जा सकता। नहीं, देखो होता क्या है ना कि एक होता है कि रिफ्रेश योर मेमोरी, वो भाग पढ़ा दिया, हाँ वो पुलिस वाले बाहर पढ़ा देते हैं, बट इसी में एक प्रोविजन और आता है कि आप मेमोरी रिफ्रेश तो कर सकते हैं। तो इसमें पर एक बात और भी आती है कि आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश तो कर सकते हैं बट स्पेसिफिक नहीं कर सकते। राइट। तो इसलिए जो पढ़ाना है ना सब कुछ ये गलत हो सकता है। गलत क्यों है? एक आदमी जिसने क्या उस इंसिडेंट में खड़ा ही नहीं था, उसको पहले शुरू में बोल दिया ये लिख रहे सब कुछ देख लियो, अब वो आया उसने उतना ही पढ़ लिया, उतना आगे बोल दिया, और उसमें भी वकील क्रॉस करेगा, उस पर फिर वकील क्रॉस करेगा, तोड़ देगा, वो एक बात अलग है। बट उस वक्त तो उसको बहाना मिल गया ना, वो झूठा गवाह था, पढ़कर और अपने आप को पक्का कर लिया उसने। राइट। तो ऐसे में गलतियां होती हैं। एक बार जब किसी इंसान ने, देखो सच को याद नहीं रखा जाता, झूठ को याद रखा जाता है। बिल्कुल। अगर उसने सच्ची गवाही दी है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो यहाँ पे आगे दोबारा सेम बात तो बोलेगा, बिल्कुल अलग बात क्या बोलेगा, अलग बोल नहीं सकते। तो ये प्रोविजन होना ही नहीं डेट भी याद होगी, चाहिए। सब याद होता है। मैं यहाँ पर आया कैसे कैसा सब मुझे याद है। अब उससे तुम मुझे सपने में तो ही बता दूंगा मैं उसको। अब एक आदमी को तुम उसकी पूरी स्टेटस पढ़ा रहे हो, उसका एक एक शब्द को पढ़ ले, सब कुछ देख ले, फिर वो वकील साहब को मौका मिला, 5 सेकंड आगे पीछे का भी निकाल लेते। हाँ, हम तो पूछेंगे सर, हमारा काम है पूछना। एक जो फोन की रिकॉर्डिंग निकल जाती है, लोकेशन निकल जाती है। अभी जो कट्टे वाला जो आपको एग्जांपल दिया कि पिस्टल कहाँ पड़ी है, अब पिस्टल मान लो रिकवर हो गई चली गई, तो अब मैं सवाल पूछूंगा उस आईओ से। सवाल मुझसे क्या पूछ सकता हूं? जैसे कि मैं उसको बोलूंगा अच्छा ठीक है, आपको इसने बताया कि पिस्टल वहां पर है, तो पिस्टल जब आप रिकवर करने के लिए गए तो आपकी पोजीशन क्या थी? तो बोलता पोजीशन से मतलब कि आप कहाँ थे, ये कहा था। वो ये बोलेगा कि ये आगे चल रहा था। अगर वो बोल रहा है कि आगे चल रहा है, हम इसके पीछे चल रहे थे, अगर वैसा बोलता है तो हम ये बोलेंगे उसकी वीडियोग्राफी है आपके पास? अच्छा, वीडियोग्राफी नहीं है। आप आगे चल रहे थे, वो पीछे था, मतलब कि आप खुद ही उसको प्लान करके आए हो। रिकवर आप करके लेके भी अगर वहां से आ गए तो भी हम ये बोलते हैं कि वहां पर वो चीज पड़ी 3, 4, 5 दिन तक कोई लेकर ही नहीं गया। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा वकील होना बहुत